ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया के सबसे डेवलप और पीसफुल कंट्री में से एक मानी जाती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा पुराना इतिहास छुपा है जो जितना पुराना है उतना ही दर्दनाक और डरावना है। और इस इतिहास के बारे में दुनिया के बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइसलैंडर लोग, एक ऐसी सभ्यता के वारिस जो लगभग 60,000 सालों से इस धरती पे रह रही है। जब दुनिया के कहीं देश अभी बने भी नहीं थे, तब से ये लोग ऑस्ट्रेलिया की जमीन, नदियाँ और जंगलों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर क्यों अभी भी इन लोगों का बर्ताव ऐसे ही जारी है? अगर ये सब 250 साल पुरानी बात है, तो फिर आज भी सड़कों पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? और आखिर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इतने सालों बाद माफी क्यों मांगनी पड़ी? Brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. साल 1770, वो साल जब ऑस्ट्रेलिया का पूरा इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। इस साल ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक, जिसने बॉटनी बे जो अभी के सिडनी में लोकेटेड है, वहाँ पे पैर रखा और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के एक नई युग की शुरुआत हुई। जब कैप्टन कुक और उसकी टीम ने इस धरती को देखा तो उनके लिए ये जगह बिल्कुल ही नई दुनिया थी। लेकिन ये जमीन खाली नहीं थी। यहाँ हजारों सालों से एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइसलैंडर लोग अपनी परंपराओं के साथ जी रहे थे। फिर भी कैप्टन कुक ने उन लोगों को अनदेखा कर उस जगह को खाली मान के 22 अगस्त 1770 को पोसेशन आइसलैंड पर फ्लैग लहराया और वो पूरे इलाके का नाम न्यू साउथ वेल्स रखा। और कैप्टन कुक ने किंग ऑफ द ब्रिटेन जॉर्ज III के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट को ब्रिटेन के लिए क्लेम कर लिया। उस पल किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये एक ऐसे दौर की शुरुआत है जो लाखों एबोरिजिनल लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन कैप्टन कुक के इस क्लेम के बाद भी ब्रिटेन ने तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनी नहीं बनाई, और इसकी वजह जान के आप खुद हैरान हो जाओगे। उस दौर में ब्रिटेन अपने कैदियों को सजा के तौर पर अटलांटिक ओशियन के पार अमेरिका भेजता था। छोटे मोटे जुर्म से लेकर बड़े अपराध तक हजारों कैदियों को ब्रिटेन की जेलों से निकालकर अमेरिकन कॉलोनीज में भेज दिया जाता था। लेकिन फिर साल आया 1783, जब अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी हासिल कर ली थी। तब अमेरिका हाथ से निकलते ही ब्रिटेन एक बड़ी समस्या में फंस गया था। अब सवाल था, इतने सारे कैदियों को रखा कहाँ जाए? ब्रिटेन की जेलें पहले से ही कैदियों से भर चुकी थी, और उस टाइम ब्रिटेन में जुर्म इतना बढ़ गया था कि कैदियों को रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। और तब ब्रिटेन को जरूरत पड़ी एक नई पेनल कॉलोनी की, एक ऐसी जगह जो ब्रिटेन से हजारों किलोमीटर दूर हो, एक ऐसी जगह जहां कैदियों को बेचकर समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। और तब उनकी नजर पड़ी ऑस्ट्रेलिया पर, उस जमीन पर जिस पर कैप्टन कुक लगभग 18 साल पहले ब्रिटेन के लिए दावा कर चुका था। और फिर 1787 में ब्रिटेन ने 11 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा तैयार किया, और इन जहाजों में कैदी, सैनिक, अधिकारी, डॉक्टर्स और उनके परिवार सवार थे। कुल मिलाकर लगभग 1400 लोग एक ऐसे सफर पर निकल चुके थे जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। लगभग 8 महीने के कठिन समुद्री सफर के बाद 26 जनवरी 1788 को यह बेड़ा सिडनी के कोव में पहुंच गया, और उसी दिन ब्रिटिश फ्लैग एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लहराया गया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पहली ब्रिटेन कॉलोनी की स्थापना हुई। ब्रिटिशों के लिए ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन एबोरिजिनल लोगों के लिए ये उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। साल 1788 में ब्रिटिश कॉलोनी की स्थापना हो चुकी थी। फिर शुरुआत में एबोरिजिनल लोग और ब्रिटिश सेल्टर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्रिटिश लोगों को और जमीन की जरूरत पड़ने लगी। और वो जमीन किसी खाली जगह पर नहीं थी, पर ये वही जमीन थी जहाँ हजारों सालों से एबोरिजिनल कम्युनिटीज रह रही थी। और वो जमीन से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि उसका सब कुछ वही जमीन पे था। उनके शिकार करने की जगह, उनकी सदियों पुरानी पवित्र जगह, सब कुछ धीरे धीरे उससे छीनने जाने लगी। ब्रिटिशों के लिए ये एक डेवलपमेंट था, लेकिन एबोरिजिनल लोगों के लिए ये उनकी पूरी दुनिया के बिखरने की शुरुआत थी। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो कई दशकों तक चला। आज वही संघर्ष को फ्रंटियर वॉर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों में एबोरिजिनल योद्धाओं और ब्रिटिश सेल्टर्स के बीच टकराव होने लगे, और कई लोग मारे जाने लगे। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि एबोरिजिनल लोग के लिए एक नई समस्या सामने आई। ब्रिटिश लोग अपने
अपने साथ एक और चीज लाए थे और वो थी कई सारी बीमारियां। और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों ने तो एबोरिजिनल कम्युनिटीज को ही पूरी तरह तबाह करने लगी, क्योंकि इससे पहले ये लोग कोई ऐसी बीमारियों के कांटेक्ट में आए ही नहीं थे। इसीलिए इन लोगों में बीमारियों के सामने लड़ने की इम्यूनिटी सिस्टम ही डेवलप नहीं हुई थी और धीरे धीरे कई कम्युनिटीज की आबादी तेजी से घटने लगी। लेकिन जमीन पर कब्जा और बीमार ही एबोरिजिनल लोगों की एकमात्र समस्या नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ रहा था और कई सारी जानें जा रही थी। और जैसे जैसे ब्रिटिश कॉलोनी बढ़ती गई वैसे वैसे कई जगह पर एबोरिजिनल कम्युनिटीज और शेल्टर्स के बीच टकराव बढ़ने लगा। और कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस दौरान कई जगह पर मास जेनोसाइड भी हुआ था, जिसमें कई एबोरिजिनल पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। और 1838 का म्याल क्रीक मास्कर उसमें से सबसे ज्यादा जाने वाली जगह में से एक थी। लेकिन ऐसे कई सारे इंसिडेंट थे जिनका पूरा सच शायद कभी सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए एक बड़ा जख्म अभी भी बाकी था। 19 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी अपनाने की शुरुआत की जिनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। और ये पॉलिसी थी एबोरिजिनल बच्चों को उनके परिवार से अलग करने की। जस्ट इमेजिन, अब आप एक दिन सुबह उठे और उनके बच्चे उसे छीने लिए गए हो। इन छीने गए बच्चों में से कुछ बच्चे को मिशन में भेजा गया और कुछ बच्चे को एबोरिजिनल परिवार के साथ रहने पर मजबूर किया गया। उस समय सरकार का मानना था कि इसी तरह एबोरिजिनल बच्चों को सिविलाइज्ड बनाया जा सकता है, लेकिन इन बच्चों के लिए उससे उनके परिवार से रिश्ता ही टूट गया। कई बच्चों को सालों तक ये भी नहीं पता था कि उनका असली परिवार कौन है और आखिर कहाँ पे है। आज भी बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को स्टोलन जनरेशंस के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं था, ये हजारों परिवारों के लिए एक ऐसा जख्म था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और सालों तक चलने वाले इस संघर्ष और दर्द के बाद 13 फरवरी 2008 को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर केविन रूड ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एबोरिजिनल जनरेशन से माफी मांगी। Brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. ये माफी सिर्फ शब्दों की माफी नहीं थी, ये उन हजारों बच्चों के दर्द को स्वीकार करने की कोशिश थी जिन्हें कभी अपने परिवारों से अलग कर दिया गया था। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक इतिहास में से एक था।